आपका नुकसान कर देगा। डीप मार्केट की तरफ चलते हैं, अनुराग जी की तरफ। अनुराग जी बहुत ही डीप और बड़ा मदर ऑफ ऑल मार्केट, ये सब टर्म हम लोग यूज करते हैं इसके लिए। टाइम करते हैं आप लोग, क्या पोर्टफोलियो ट्रेडिंग करते हैं क्या? मैं तो 100% मार्केट टाइमर हूँ। आई एम जस्ट सेइंग इट ऑन ऑल द टाइम बिकॉज देखिए अगर आप म्यूचुअल फंड रन कर रहे हैं तो फिर आप हमेशा ये बातें कहना अच्छा लगता है बिकॉज आपके पास बिलियंस में फंड्स हैं, आप उनको टाइम नहीं कर सकते। देखिए बफेट साहब भी टाइमिंग नहीं करते हैं, बट उन्होंने अपने न्यूज़लेटर्स में कहा हुआ है कि देखिए आई विश 2000 का क्रैश उनको आता दिख रहा था, बट उन्होंने कहा कि देखिए इतने बड़े साइजेबल पोर्टफोलियो पे उसको टाइम करना, कैश निकाल लेना समय पे, ऑल्दो मैं देख रहा था कि क्रैश आने वाला है, मैं नहीं निकाल पाया। इट वाज इन रेट्रोस्पेक्ट इट वाज अ मिस्टेक, बट यू टू अंडरस्टैंड के बिलियंस के पोर्टफोलियो में ये नहीं हो सकता। अल्टीमेटली जो मार्केट के साथ गुजरेगी वो आपके साथ भी गुजरेगी। अगर आपका छोटा छोटा पोर्टफोलियो है नीरज जी, टाइमिंग करना चाहिए। और देखिए इसका एक उदाहरण देता हूं। अगर हम कहते हैं कि देखिए अभी सारे ईटीएफ्स तो देखिए इंडेक्स को फॉलो करते हैं, बट जो भी एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं दे आर पार्किंग देयर फंड्स इन हेल्थ केयर, यूटिलिटीज एंड कंज्यूमर स्टेपल्स, क्योंकि इनकी अर्निंग्स रिसेशन में भी स्टेबल रहती है और इनकी अर्निंग्स अभी इनका मल्टीपल्स काफी हाई पहुंच चुके हैं। ये क्या है? ये टाइमिंग है। बिकॉज अगर आप एक सेक्टर से निकाल के दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं तो इन अ वे आप टाइमिंग ही कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपका फंड अलाउ करता है टाइम करना और आपको रिसर्च और कन्विक्शन है तो देखिए उसी बात के तो फिर पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर आपका फंड अलाउ ही नहीं करता तो फिर तो आपको इन्वेस्टेड रहना है, तो फिर ये स्टोरीज तो ठीक है। तो आई थिंक एक तो स्केल मैटर करता है। छोटे इन्वेस्टर के लिए मैं नहीं कहूंगा कि वो करें, लेकिन टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। एक और रीजन है नीरज जी इसके पीछे, और इस पर मैं राहुल से एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ नीरज जी, एक छोटा सा विच इज वो राहुल की बात ठीक है। देखिए पीटर लिंच ने एक जमाने में 90s में किताब लिखी और उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो मॉल्स में जाता था और मैं ऑब्जर्व करता था क्या बिक रहा है, और तब तक मैं कंपनीज में स्टेक एक्वायर करता था इससे पहले कि म्यूचुअल फंड्स आकर के उसको खरीदे, और मैंने उस पर फिर 20 साल तक बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए। आई थिंक कुछ ऐसी स्टोरी इंडिया में अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो पेज इंडस्ट्रीज एंड ऑल कुछ वही स्टोरीज है, राइट, वेयर यू सॉ एक ब्रांड बना, लॉन्च हुआ, मिडिल क्लास में एक्सपैंड किया और आई थिंक बड़ी स्टोरी बनी। बट आई थिंक सिनेरियो चेंज होता है। अब आज का इन्वेस्टर बोलता है देखिए मैंने वही किया, मार्केट में गया, मैंने देखा पेटीएम चल रहा है, जोमेटो चल रहा है, नाइका चल रहा है, मैंने खरीदा, इट डिडंट वर्क। तो स्टोरीज चेंज होती है। आज की मॉनेटरी पॉलिसी में ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स जिस तरह से इकोनॉमी के साथ फ्लिप फ्लॉप, और इसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं यू नो दिस काइनीजियन इकोनॉमिक्स, कि रिसेशन आता नहीं है कि रेट लो करके मनी पंप कर देते हैं, बॉन्ड बाइंग खरीद कर लेते हैं, और मार्केट में आर्टिफिशियली बॉन्ड्स के प्राइसेस को पिछले 20 साल से मैनेज किया जा रहा है। ऐसे में नीरज जी अगर टाइमिंग नहीं करेंगे तो वो रिटर्न्स तो नहीं बनेंगे। देखिए अब आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, बट देखिए अगर बाहर आंधी की फोरकास्ट होता है तो आप अपने घर में रहते हैं। और आई थिंक कुछ हद तक मार्केट टाइमिंग में भी अगर आप देख रहे हैं कि हेडविंड्स आ रहे हैं, स्टे ऑन कैश। आई बीन ऑन 60% कैश, अब मैंने डिप्लॉय करना शुरू किया है और 10% और डाला है, सो नाउ आई एम लाइक 50-50। बट अगर ये ना करता तो पोर्टफोलियो फिर अभी इस समय आप बुलिश हो गए क्या? अब आप मतलब नहीं, तो अभी 10% बढ़ा दिया? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो अभी पिछला 10% डाल दिया, नाउ आई एम 50-50, बट आई थिंक आई एम ओके डिप्लॉइंग विद इन दिस रेंज अनदर 30% आल्सो, एंड आई जस्ट कीप लास्ट 20%। अब इसके बाद नीरज जी 10% गिर भी जाता है, बट आई एम स्टिल बेटर ऑफ देन पीपल हु हैव ऑलरेडी लॉस्ट 30-40% बाय नाउ, राइट। तो टाइमिंग करना जरूरी है। लेकिन देखिए ओके, इस पर हम आते हैं, हमारे जो लिसनर्स हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, मैं उस बात को दोबारा टच करना चाहता हूं। देखिए 15% रिटर्न में क्या होता है, आपकी इकोनॉमी का इन्फ्लेशन 6 to 7% इंडिया में रहने वाला है, अबाउट 6% भी लगाएं तो कंपनीज को अबाउट 9, और जीडीपी ग्रोथ अगर 6-7% रहती है तो 14% आपको यहीं पे पहुंच जाते हैं। कंपनी इसको थोड़ा भी अगर अपनी एफिशिएंसी से 3% बीट कर देती है तो 15% कैगर रिटर्न वाली कंपनीज इंडिया में ढूंढना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप सब म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियोज देखें, 4-5 म्यूचुअल फंड्स और पीएमएसएस हैं, उनके पोर्टफोलियोज देखें, टॉप प्लेयर अबाउट 75% ऑफ द मनी इज वेरी स्टेबल इन सम ऑफ द बिगर प्लेयर्स जो इंडिया की टॉप 15-20 वेल्थ क्रिएशन स्टडीज हैं, वेल्थ क्रिएशन वाली कंपनीज हैं, स्टेबल कैगर देती हैं, मार्केट लीडर्स हैं। यूएस मार्केट ये प्रूव करता है कि 90s में जो लीडर बना था वो आज भी लीडर चल रहा है, राइट। तो आप उन पे स्टिक करिए। अगर 70% पोर्टफोलियो वहां 15% पे लगा हुआ है और आप अपना तमाम कैश को कंसोलिडेट करके उधर ही लगा रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी, तो फिर आसान स्टोरी है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। बहुत ज्यादा उसमें उनको दे डोंट नीड टू लूज देयर स्लीप। नीरज जी हम लोग क्या है ना अनुराग जी, फिल्मों से बहुत प्रभावित होते हैं।
ये दिल मांगे मोर, ये ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा, जल्दी चाहिए अपने को सब कुछ, अभी इतना टाइम नहीं है, 25-30 40 साल वेट करें, जल्दी जल्दी चाहिए अपने को सर, बड़ा चाहिए सब। पे उस पे बात करते हैं कि अगर आपके पास 10-15 साल है तो फिर करना क्या है। करना। अच्छा, एक बहुत छोटा जवाब आपसे चाहिए अनुराग जी, फिर मैं राहुल जी के पास जाता हूँ। ये आपके वॉरेन बफे साहब ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम में क्यों इतना बुलिश है भाई, खरीदे जा रहे हैं, उनको क्या ऐसा पता लग गया तेल के बारे में? हाँ तो नीरज जी देखिए, छोटी सी स्टोरी ये है कि यूएस में रिफाइनिंग कैपेसिटी कॉन्स्टेंटली फॉल हो रही है। 2019 में जितना रिफाइन करता था यूएस ऑयल, आज रिफाइनिंग कैपेसिटी उसकी 20% ड्रॉप हो चुकी है, ऑलरेडी 80% है। और वो ये ऐसी नहीं है कि ये वो जो प्लांट्स हैं वो 30-40 साल के व्यू से लगते हैं और उनको अब दोबारा कोई लगाने की इच्छा नहीं रख रहा, बिकॉज अगेन सबको रिटर्न ऑफ कैपिटल चाहिए, कोई नए प्लांट लगा के किसी को पब्लिक वेलफेयर तो करना नहीं है। तो द स्टोरी नीरज जी वही है कि रिफाइनिंग कैपेसिटी लो होने से और ग्लोबली this kind of return of the cold war, ये ऑयल वॉर और ज्यादा स्ट्रिंजेंट होंगे और इस पर whichever company is able to produce efficiently more oil and supply to US market, वो एक कैश क्रिएटर हो सकता है। तो बफेट साहब तो 10 साल की स्टोरीज खरीदते हैं, मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं है कि मुझे लगता है कि उन कंपनीज में काफी कैश क्रिएट होगा। पिछला डिकेड एनर्जी का डिकेड नहीं था और ये वाली डिकेड एनर्जी की डिकेड हो सकती है, पॉसिबिलिटीज काफी हाई है नीरज। आई एग्री। नहीं, बफेट साहब ना बहुत ऐसे नहीं, उनको लोग गॉड ऑफ मार्केट कहते हैं। उन्होंने देखा कि ESG वाले की धज्जियां उड़ गई हैं, US, चाइना, यूरोप, इवन इंडिया। अभी किसके पास ESG कंप्लायंस के समय कोयले की देखिए दाम 3-4 गुना हो चुके हैं। सबको लग रहा है कि पहले इधर ये संकट से निपटो, ESG बाद में देखा जाएगा। तो उन्होंने जब ऑक्सीडेंटल खरीदना शुरू किया था, मैं तब से उनको फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि ऑयल मेरा सेक्टर है। गजब, मतलब उन्होंने क्या बेट ली है और उसमें उनको एक तरफ एप्पल है उनके पास और दूसरी तरफ आप देखिए ना, मतलब टेक्नोलॉजी और एक तरफ प्योर ग्रीन और एक एकदम काला गंदा कार्बन। ये होता है कॉमन सेंस। इन्वेस्टर को ये दिमाग में जरूर रखना चाहिए। अच्छा, मैंने इस सारी चर्चाओं को प्रतीक के तौर पे, सिंबल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश की, जिससे कि आप इस वक्त की जो परिस्थिति बाजार में चल रही है ना, कि तरह तरह की समस्याएं हैं, डॉलर रुपी का संबंध, यूरोप का, अमेरिका का, सऊदी अरब का तेल का, ये सब इसलिए आपको हमने प्रतीक के जरिए समझाया कि मार्केट को कैसे टाइम करना, नहीं करना, किस तरह के रिटर्न मिलते हैं और किस स्टोरी को कैसे प्ले करना है। रादर कि आपको मैं बिल्कुल स्पेसिफिक जाके डॉलर और रुपए के कंसर्न समझाता, इस जरिए हमने आपको समझाया। अब मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, ब्रेक से लौट के आएंगे तो फिर प्लान ऑफ एक्शन पे काम होगा, आइडियाज़ पे होगा, थीम पे होगा, क्या चीज़ आपको बहुत अपील कर रही है इसमें। तो जो हमारे गुरुज लोग हैं ना, ये आजकल क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सी एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे।